So I hope all the concepts are clear. We are moving the today's topics, that is Bohr's atomic model, very important part of this chapter. You will have maximum question on these topics related to Bohr's atomic model. Now everyone, please focus here, everyone, this page. Please focus on this page, everyone. We have started just now. Who are joining right now, please focus. We are just going to start Bohr's atomic model. देखो, there are some postulates given by Bohr's atomic model. The first postulate is electron revolves around nucleus in a fixed circular orbits, and when electron is revolving in these orbits, it neither gains or lose energy. When electron is revolving in circular orbits, it neither gains nor lose energy, and these orbits are called as stationary orbits. Electron revolves around nucleus in circular orbits without gaining or losing energy. These orbits are called as these orbits are called as stationary orbits. Dhruv, let me explain you. Actually ऐसे possible होता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के ऊपर उस टाइम पे दो फोर्स काम कर रहे हैं. एक है कूलम्बिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ध्रुव, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. देयर आर टू फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. राणा, दैट इज नॉट सेंट्रीपिटल, that is centrifugal force that is working there. So there are two forces which are balancing the electron, that is coulombic force and centrifugal force. ये दोनों फोर्सों ने उसको बैलेंस करके रखा हुआ है, जिसके वजह से वो वहां पे रिवॉल्व कर रहा है. आई थिंक ध्रुव, इट इज क्लियर टू यू नाउ. ध्रुव, सूर्य, वो दो फोर्स ने उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है. इसके लिए एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है, गेन नहीं कर रहा है. अब इसके बारे में जरा आगे वाले पॉइंट में देखो मैंने क्या एक्सप्लेन किया है. प्लीज लेट मी एक्सप्लेन नेक्स्ट पॉइंट. देखो, इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, तुम लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम में देखो जरा. अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है तो इट कैन कम टू लोअर ऑर्बिट बाय रिलीजिंग एनर्जी. वो आ सकता है बाय रिलीजिंग एनर्जी. अगर इलेक्ट्रॉन किसी राइट हैंड साइड पे देखो, इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट में है, अगर वो हायर में जा रहा है, देन इट हैव टू एब्जॉर्ब एनर्जी. या मायू, यू आर राइट, लेकिन वो तब होगा जब उस इलेक्ट्रॉन को किसी फोर्स ने बैलेंस करके नहीं रखा है. लेकिन वहां पे तो उसको बैलेंस करने वाले दो फोर्स काम कर रहे हैं. एक है कूलम्बिक फोर्स, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके रखा हुआ है, जिसके वजह से वो एनर्जी को न तो लूज कर रहा है न तो गेन कर रहा है. बोहर्स ने ये एक्सप्लेनेशन दिया था उस टाइम पे. मायू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. Yeah, Surya, you are right. But it balanced the centrifugal force, coulombic force. Surya, that is the pseudo force. फिजिक्स में उस फोर्स की भी वैल्यू है. अगर फिजिक्स तुम डिटेल में पढ़ो, पता चलेगा कि सूडो फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी वैल्यू होती है, और नेचर में देखने को मिलता है. जब हम बसेस वगैरह में ट्रेवल करते हैं तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा होता है. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. कूलम्बिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बैलेंस करके रखा हुआ है.
Surya, I hope this is clear to you now. Yeah, Devendita, right? ध्रुव एक्चुअली रुदरफोर्ड के पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था ना, इसीलिए तो इसीलिए तो उसका ड्रॉबैक हो गया था। रुदरफोर्ड उस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। ध्रुव, आर यू गेटिंग? दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको बोर्स ने एक्सप्लेन कर दिया बाय टेकिंग हेल्प ऑफ कूलम्बिक फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या मायू, यू आर राइट। वो तो उसका पहला ड्रॉबैक लिखा था मैंने लास्ट पीडीएफ में, उसने कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताई थी इलेक्ट्रॉन की। ओके, should I move to next point? Please let me know. Okay. Okay, now listen. The third postulate is, yes, Bhupen, tell me. Sakshi, let me explain that point first. Yeah, Surya, right. Let me, okay, Bhupen, let me unmute you. Yeah, Bhupen, can you hear me? Sir, yes, Yes. sir. Sir, the formula for Bohr atomic model mv square is equal to n into h उस upon 2 फॉर्मूला pi. पे वेट करो, उस फॉर्मूला पे हम आने वाले हैं। अभी मैंने बताया नहीं है अच्छा, कुछ, ओके सर। ठीक है। Anant, when it will go to higher or lower orbit? In that case, when it will go to higher or lower orbit? Should I move to next point? Okay, now next point. Next point, angular momentum of an electron is integral multiple of h upon 2 pi. Angular momentum तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। Angular momentum is mvr, that will be equal to n into h upon 2 pi. mvr equal to nh upon 2 pi, where m is mass of electron, v is velocity of electron, r is radius of orbit, n is orbit number. और h को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। h इज फ्लैंक्स कांस्टेंट, h इज फ्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। s के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। या चैतन्य, अगर डिटेल में जाओगे तो इट इज लाइक, या यू आर राइट, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में हमें। चैतन्य, यू आर राइट, बट उसके लिए डिटेल में जाना पड़ेगा।
अब बताओ जरा, ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं क्या? एनी डाउट इन दिस 3 पॉइंट्स? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। श्रवण, व्हाट आर यू आस्किंग? जब एंगुलर मोमेंटम एमवीआर की वैल्यू कैलकुलेट की गई, दैट वाज फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स, दैट वाज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जिसके लिए हमें फॉर्मूला मिला। श्रवण, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जब हमने डिफरेंट रेडियस और वेलोसिटी लेके एमवीआर कैलकुलेट किया, दैट वाज द मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। जैसे हमें मिलिकन ऑयल ड्रॉप में मिल रहा था ना मल्टीपल, वैसे यहाँ पे भी मिल रहा था मल्टीपल्स। वेदांत, सेकेंड पॉइंट में इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वेदांत, श्रवण, आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट यू आर आस्किंग? Soham, it will absorb energy from spectrum. It will absorb energy from spectrum. Okay, Bhupen, wait. हाँ भूपेन बोलो। भूपेन, Yes, sir. टेल Sir, मी। सर अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सर जब है ना, सर जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के सामने, और हाँ, तो तभी है ना एनर्जी रेडिएट होता है ना सर। मेरी बात सुनो यार, वो तो उसका ड्रॉबैक था, रुदरफोर्ड का उस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाँ लेकिन हाँ जब बोहर्स की मॉडल आई तो हाँ। बोहर्स ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस इस वजह से है क्योंकि उसको दो फोर्स ने बैलेंस करके रखा हुआ है, इसके लिए कोई अच्छा, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही सेंट्रीफ्यूगल है। आर यू सेंट्रीफ्यूगल। गेटिंग? यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोलम्बिक फोर्स ने उसको अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है। हाँ सर, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो है ना सर, जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट करता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, तो कोलम्बिक फोर्स तो न्यूक्लियस पे भी एक्ट कर रहा है ना, दो चार्ज के बीच में। हम कोलम्बिक का लॉ जो है मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ अभी, ओके सर। कूलॉम का लॉ कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सूर्या, एक बात बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है? जब बॉडी रेस्ट पे है कि बॉडी मूव कर रही है? सूर्या, प्लीज लेट मी नो। या दैट इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। वहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए, मोस्ट इन द केसेस। या पीयूष, यू आर राइट। या सूर्या, देन क्या प्रॉब्लम है? Okay, now I hope these postulates are clear to everyone. Moving to next page.
look here. Look here. Now we are going to derive an expression for radius of nth orbit of hydrogen. मैं तुम्हें एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि हम जितने भी फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे that are valid for a single electron system, that are valid for single electron system like hydrogen, lithium +2, helium +1. ऐसे जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है which contain only one electron, this formula will be valid for that system. So look here. Now I am explaining you Coulomb's law. Coulomb's law क्या था? Coulomb's law ने बोला if there are two charges Q1 Q2 and they are separated by a distance r. Coulomb's law ने बोला if there are two charges Q1 and Q2 and they are separated by distance r. In this case, the Coulombic force or electrostatic force will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 और चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. This was the Coulomb's law. According to Coulomb's law, electrostatic force will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by distance का square. This is according to Coulomb's law. This is according to Coulomb's law. Now look here. In this diagram you can see I have shown an electron. मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. लेकिन तुम्हें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे. न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर. So total charge on nucleus will be equal to ZE. Are you getting? Total charge on nucleus is equal to ZE and total charge on the electron revolving in orbit will be E. I hope you are getting. I have considered the two charges, that is first on nucleus, that is ZE, and second on electron, that is E. And now I am applying the Coulombic law, Coulombic force. Electrostatic force of attraction will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 r square. 1/4 pi epsilon naught को I am taking as K constant. K, Q1 is ZE, Q2 is E. Q1 is the charge on nucleus, that is ZE. Q2 is the charge on electron, that is E. So Fe will be equal to K Z E square divided by R square. Fe equal to K Z E square divided by R square. अब बताओ इतना क्लियर है सबको? तुम्हें यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है. That is not related to your topic. Fe को मैंने ऊपर लिखा हुआ है रोनित, जरा ध्यान से देखो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. R is the radius of orbit. एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, प्लीज फोकस. I am explaining again. Please focus on this page. I have taken an atom which consists of one electron. Inside the nucleus, it has proton and neutron. So total charge on nucleus will be equal to ZE. That is, Z is atomic number, E is the charge on proton. So total charge on nucleus is equal to ZE and charge on electron is E. So according to Coulomb's law, electrostatic force of attraction will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 r square, distance between two charges. I am taking 1/4 pi epsilon naught as K, Q1 as ZE, Q2 as E. Z is the charge on nucleus. So electrostatic force of attraction becomes equal to K Z E square divided by
R. F equal to K Z E square divided by R square. I hope this page is now clear to everyone. Now moving to next page. There is one more force which is acting on electron, which I have already discussed, that is centrifugal force. That is centrifugal force, and value of centrifugal force will be equal to mv square divided by r. Value of centrifugal force equal to mv square divided by r. M is the mass of electron, v is velocity, r is radius of orbit. mv square divided by r. As already discussed with you, as according to Bohr, Fe is balanced by Fc. Electrostatic force is balanced by centrifugal force. So these two forces will be equal to each other. Fc equal to Fe. I am just putting the value mv square upon r equal to kze square divided by r square. mv square divided by r equal to kze square divided by r square. 1r will get cancelled. R will get cancelled. Then you will get mv square equal to kze square divided by r. I am calling this as equation 1. I am calling this as equation 1. देखो आई एम सीइंग कि कुछ लोगों को फिजिक्स कुछ ज्यादा ही लगाना है इसमें. तो लेट मी टेल यू, आई विल टेल टू हर्षद नायर सर, दैट इज HNP सर. We got mv square equal to kze square divided by r. mv square equal to kze square divided by r. मैंने इसको बोला इक्वेशन 1. Yes, Rana, I am saying that only. All these things have no use in these points. Why you people are not getting? Please wait. Now, mv square equal to kze square divided by r. I am taking this equation as equation 1. This is the first page where we have discussed about electrostatic force of attraction. This is centrifugal force. We have equated both of them and we got equation 1. I hope this much is clear to everyone now. Okay, moving to next page. देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही बोहर्स पोस्टुलेट में बताया कि mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. In this case, I have finded out v, that is nh upon mr 2 pi. मैंने v को निकाल लिया, nh upon mr 2 pi. Now see here, look here. Here we got in equation 1, we have got mv square, and in equation 2 we got velocity. In equation 2 we got the value of velocity. In equation 1 we got mv square. Now put the value of v in mv square. You will get mn square h square divided by m square r square 4 pi square equal to kz square divided by r. I hope this is clear to you. मैंने बस v का वैल्यू mv स्क्वायर में पुट किया है.
अभी जो चीजें कैंसल होती हैं उनको कैंसिल करना है. Then you will get this one, n square h square divided by mr 4 pi square equal to kz e square. कैंसिल करने के बाद यू विल गेट दिस इक्वेशन. यहां से तुम रेडियस निकाल लो. यू विल गेट रेडियस इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय m 4 पाई स्क्वायर kz स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस. ये तुम्हें याद नहीं रखना है. लुक हियर, जितने भी कांस्टेंट है यहाँ पे, दैट इज एस की वैल्यू, के की वैल्यू, पाई, एम और ई. बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज you will get radius of nth orbit equal to 0.529 n square by z angstrom. This is the formula which we have to remember, not the derivation part. Derivation is not important. You have to remember this formula, radius of nth orbit equal to 0.529 n square by z. Radius of nth orbit equal to 0.529 n square by z angstrom. This is the final formula which you have to remember. Please memorize this formula right now. Please memorize this formula right now. Yes, Bhupen, right. अलग अलग रेडियस, अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग रेडियस ही होगा. अलग अलग ऑर्बिट अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे न्यूक्लियस से. Depending upon number of radius and z, that's it. क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे भूपेन? व्हाट यू आर आस्किंग? यस नमन, आई विल सेंड यू द पीडीएफ. वेट हियर, मैं बता रहा हूं इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है. प्लीज लिसन केयरफुली. हाँ भूपेन, वही बता रहा हूं, जरा रुक जाओ. लेट मी टेल यू इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है. इफ क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट radius of second orbit of lithium plus 2 ion. Calculate radius of second orbit of lithium plus 2 ion. In this case, value of z will be equal to 3. Value of n would be equal to 2 because it is asking about second orbit. So your answer would be 0.529 2 square divided by 3. So answer is 0.529 into 4 divided by 3 angstrom. This is your answer. I hope भूपेन तुम्हें क्लियर है अभी. सबको समझ गया रेडियस के फॉर्मूले को कैसे यूज करना है? बिकॉज सैक रेयान, मैंने बोला कि बोहर्स के फॉर्मूले केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे वैलिड है. आर यू गेटिंग? बोहर के फॉर्मूले केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड है. Let me know one thing. Am I audible to everyone or is there any problem? Then why you are not focused?
Then why you are not focusing? Focus क्यों नहीं कर रहे हो? Please focus on the explaining part. Yeah, Satakshi, right. Epsilon naught is the permittivity constant whose value is 8.85 into 10 raised to minus 12. Satakshi. Epsilon naught is the permittivity constant. Value is 8.85 into 10 raised to minus 12. Now I am saying how to use this formula. Once again, Pankaj Singh, please listen very carefully how to use this formula. Pankaj Singh, please listen very carefully. If the question is asking, calculate atomic radius of second orbit of lithium plus 2. Calculate atomic radius of second orbit of lithium plus 2. In this case, for lithium, value of Z equal to 3. And it is asking for second orbit. That's why N equal to 2. Put the values 0.529, 2 square divided by 3 equal to 0.529 into 4 by 3. Atharva, very good. What we are finding using this formula? Atharva, wait, I am unmuting you. Yes, Atharva, can you hear me? Atharva? Yes, sir. हाँ बेटा, जरा बताओ क्या कर रहे हो तुम कब से? Sir, Please tell me. Atharva, I'm asking something, beta. Please tell me what you are doing. sir, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कब से? Are you getting radius? yes, sir. Then I have explained all this thing twice, thrice. We are calculating radius of the orbit. Are you getting? Yes, sir. Okay, please focus. Alvia Rizwan, I will share the PDF, don't worry. I hope you got the previous of last classes also. Should I move to next page? Okay. Okay. Now please focus. Everyone please focus. Now we are going to derive an expression for velocity of electron in nth orbit. We are going to derive an expression for velocity. We are going to derive a formula for velocity. Okay. Please focus here, everyone. Everyone, please focus and listen carefully.
As in third postulate, I have already told you mvr equal to nh upon 2 pi. From here, calculate velocity, that will be equal to nh upon 2 pi mr. And please, in this case, put the value of radius which we have derived earlier. उसकी वैल्यू रखने के बाद, पूरा फॉर्मूला रखने के बाद रेडियस का तुम्हें एक बड़ा सा इक्वेशन दिख रहा होगा, उसमें जो चीजें कैंसिल हो रही है, प्लीज कैंसिल आउट दैट ऑल द थिंग्स जो कैंसिल हो रही है, एम वगैरह, पाई, एच, ऑल दिस थिंग्स को कैंसिल करने के बाद यू विल गेट वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच जेड बाय एन. By putting the values of pi, k, e and h, you will get velocity equal to 2.18 into 10 raised to 6 z by n meter per second. Velocity equal to 2.18 into 10 raised to 6 z by n meter per second. ये फॉर्मूला क्लियर है सबको वेलोसिटी का? प्लीज मेमोराइज दिस फॉर्मूला राइट नाउ. वेलोसिटी प्लीज मेमोराइज दिस फॉर्मूला. Sag, Rayan, we can simply say for hydrogen atom, what is the problem then? We can simply say hydrogen atom. Please let me know, should I move to next page? Okay. Now we are going to derive an expression for energy of electron in length orbit. We are going to derive a formula for energy of electron in length orbit. Look here, you all know total energy will be equal to kinetic energy plus potential energy. Total energy equal to kinetic energy plus potential energy. देखो, you all know kinetic energy will be equal to half mv square. And let me tell you, in this case, atom के केस में जो potential energy होगी, that will be equal to minus k q1 q2 divided by distance r. That is the potential energy. By putting the values of q1 q2, that is ze and e, you will get total energy equal to half mv square minus k z e square divided by r. Total energy equal to half mv square minus k z e square divided by r. अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 की जरूरत पड़ेगी. लेट मी शो यू द इक्वेशन 1 नाउ.
ध्यान देना, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू इक्वेशन 1. प्लीज फोकस. Look here, this is the our equation 1, that is mv square equal to kz e square divided by r. From here we can calculate half mv square. Are you getting? From here we can calculate half mv square. तो उसकी वैल्यू वहां पे रख देंगे. देखो जरा, तो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद वी गॉट टोटल एनर्जी इक्वल टू 1/2 kz e square divided by r माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. इनको माइनस करने के बाद यू विल गेट टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2 के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2 के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. अब जरा फोकस करना, तुमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो निकाली है दैट इज इक्वल टू 1/2 kz square divided by r, whereas total energy equal to -1/2 kz square divided by r. तो रिलेशन क्या है दोनों में? टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द रिलेशन. प्लीज रिमेंबर दिस रिलेशन. सोहम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे माइनस होगी एटम के केस में, उसके बारे में तुम डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे. लुक हियर, इन दिस केस टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो इस पेज से तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना, फ्रॉम दिस पेज प्लीज रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस पेज. Total energy equal to minus of kinetic energy equal to half of potential energy. That is the important point from this page. Total energy equal to minus of kinetic energy equal to half of potential energy. अब जरा देखो, मूविंग टू नेक्स्ट पेज. तुमने एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाला है इसमें रेडियस की वैल्यू रख दो, बाद में जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करो, और सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद यू विल गेट एनर्जी इक्वल टू -2.178. एनर्जी इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल, और वी कैन से -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. We have to memorize these formulas. Please memorize this right now. Total energy equal to -2.178 into 10⁻⁻18 z square by n square joule, or simply -13.6 z square by n square electron volt. Please memorize this formula right now. EV is electron volt. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule. 1 electron volt equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule. Resolve which part? In last we have just put the value of radius after cancelling the
common things. We have put the values of constant pi, k, h, all this, and we got the formula. That's it. One electron volt equal to 1.6 into 10⁻⁹ joule. Yeah, this is also for one electron system. राना आर्यवीर, अगर तुम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट पूछोगे, दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी, प्लीज. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम पीरियोडिक टेबल में कर लेंगे, डोंट वरी. सूर्या, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर एनर्जीज पर एटम. एनर्जी पर एटम में निकालेंगे हम. ओके, यू आर आंसरिंग, बट योर आंसर इज 100% रॉन्ग. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. Now look here, the final or last formula for today. We are going to derive one more last formula for today. Please focus. Please focus. Last derivation for today. जरा यहाँ ध्यान से देखना. When an electron jumps from orbit, outer orbit n2 to n1, अगर n2 से n1 में जंप कर रहा है तो जो एनर्जी गैप होगा, आर यू गेटिंग, जो एनर्जी गैप है दोनों के बीच में, दैट इज एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1. उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा. ओके, जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप करेगा तो एनर्जी को जो रिलीज करेगा दैट विल बी इक्वल टू En2 माइनस En1. ओके, अब देखो मैंने सिंपली एनर्जी के फॉर्मूला को यहाँ पे रख दिया है. ओके, एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने निकाला था इसको यहाँ पे सिंपली पुट किया है. माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव. यहाँ पे जो कॉमन चीजें हैं सबको कॉमन ले लो पहले. कॉमन लेने के बाद आर यू गेटिंग? सताक्षी, प्लीज refer the formulas of energy. और एनर्जी में जो माइनस साइन है दैट इज इंडिकेटिंग इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन ने उतनी एनर्जी होल्ड करके रखी हुई है, जब वो ट्रांजिशन होगा तब उतनी एनर्जी को रिलीज करेगा. इलेक्ट्रॉन ने अपने पास उतनी एनर्जी होल्ड करके रखी हुई है. माइनस साइन वहां पे ए इंडिकेट कर रहा है टोटल एनर्जी के फॉर्मूलाज में. यहाँ पे माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव. यहाँ पे तुम्हें कॉमन चीजें ले लो पहले. आफ्टर टेकिंग कॉमन यू विल गेट दिस इक्वेशन, डेल्टा E इक्वल टू दैट पार्ट ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. और मैंने तुम्हें फ्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया था कि इस केस में जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू h न्यू दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा. उसको वहां पे रख दो एनर्जी की वैल्यू के ऊपर. वहां पे E इक्वल टू h न्यू hc बाय लैम्बडा, उसको टोटल एनर्जी में रखो. यू विल गेट hc बाय लैम्बडा इक्वल टू कॉमन चीज, कॉमन थिंग्स डिवाइडेड बाय 1/n1 स्क्वायर minus 1/n2 square. Now I am just shifting hc from left hand side to right hand side. You will get 1 by lambda equal to 2 pi square k square e power 4 z square m divided by h cube c 1/n1 square
-1/n²। मोहक प्लीज वेट। देखो अब आगे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बाकी चीजों को एक कॉमन टर्म लिखा है, दैट इज r। तो 1/λ इक्वल टू r(z²) 1/n1² -1/n2²। वेर वैल्यू ऑफ r देखो क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे भी तुम देख सकते हो। वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2π² e⁴ mk² डिवाइडेड बाय h³ c। और इसी r को बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। हियर r इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स और 1.097 into 10⁷ मीटर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। Please look the pages again. This is the first page for this derivation, where I have put the values of energy formulas. And taking common, I am getting this equation. I have substituted E/hc/λ from Planck's quantum theory. I have substituted E equal to hc/λ, shifted hc from left hand side to right hand side, then z² को छोड़ के बाकी वैल्यू को मैंने r लिखा है। z² को छोड़ के बाकी वैल्यूज को मैंने r लिखा है। then you will get 1/λ equal to rz² 1/n1² -1/n2²। this formula। Mayu, then you have to go through the lecture recording. I hope you got the lecture recording for last classes. Please go through them. Now we will solve some problems. Now we are going to solve some problems based on these formulas. I'm requesting everyone, please revise once again the formula of radius 0.529 n²/z angstrom. Formula for velocity 2.18 into 10⁶ z/n meter per second. Formula for energy 2.18 into 10⁻⁻18 z²/n² joule per atom, or simply -13.6 z²/n² electron volt. 1/λ equal to rz² 1/n1² -1/n2², where r is Rydberg's constant, which is equal to 109,678 centimeter inverse or 1.097 into 10⁷ meter inverse. Total energy equal to minus of kinetic energy equal to half of potential energy. We have to remember this much formulas. We have to remember all these formulas. Now, I am showing you the first solve example. Please have a look of this question. Here it is saying an electron in an atom jumps in such a way that its kinetic energy changes from
x to x by 4, then change in potential energy will be. Here it is asking kinetic energy is changing from x to x by 4. Then what will be change in potential energy? First, calculate change in kinetic energy, that is final minus initial x by 4, final minus initial, that is x by 4 minus x equal to minus 3x by 4. So change in kinetic energy equal to minus 3x by 4. Now you know the relation kinetic energy equal to minus potential energy divided by 2. Kinetic energy equal to minus potential energy divided by 2. From here you can calculate potential energy equal to minus 2 kinetic energy. Put the value of kinetic energy, then you will get potential energy equal to 3x by 2. Minus minus will become positive. Potential energy equal to 3x by 2. So answer is A. Correct answer is option A. Any doubt in this question, please let me know. Correct answer is option A. Now, everyone, please try this question. Everyone, Aniket, what is your doubt? क्या हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यहाँ पे हम टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं निकेत. वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एंड पोटेंशियल, नॉट टोटल. Yes, Ronit, you are right. Now, everyone, please try this question and let me know the answer for this one. You can see the question on your screen. Please try this and let me know your answer. Aniket, please try this question. First, calculate total energy, then find out value of N and tell me the answer. Everyone, please try. Everyone, please try this question. Ronit, I have written everything 100% correct. Please don't worry. Please try the question and use some logic. I am not asking about value of N. I am asking about which excited state the electron is present. Please use the concept. Please don't get confused between excited state and number of orbit. There is difference between excited state and number of orbit. Everyone, please try this question. Everyone, please answer. Everyone, please try. You can simply tell me the option number A, B, C, D. That's it.
Everyone, please try. At least find out value of n. Okay, let me tell you. The correct option is A. Option A is the correct answer. I am showing you the solution now. Look here. The potential energy is given minus 6.8 electron volt. And you know the relation between total energy and potential energy. From this, you can calculate total energy, which will come minus 3.4 electron volt. Apply the formula of total energy. Minus 13.6 Z square by N square minus 3.4 equal to minus 13.6 Z square by N square. Calculate value of N, that will come as 2. N equal to 2. And you have to note a point over here. For N equal to 2 is the first excited state. N equal to 2 is the first excited state. And let me tell you what is excited state is actually mean. अगर इलेक्ट्रॉन पहले n इक्वल टू 1 में है, ओके, अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 मतलब अपने ग्राउंड स्टेट में है, तुम उसको एनर्जी दोगे तो पहले कौन से ऑर्बिट में जाएगा, n इक्वल टू 2 में, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन को पहले एनर्जी मिलेगी तो 2 में जाएगा, दैट्स व्हाई 2 इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट्स व्हाई n इक्वल टू 2 इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 will be called as second excited state, n equal to 4 will be called as third excited state. I hope now this is clear to everyone. Please let me know, is this clear to everyone? What about others? Is this clear? Okay, very good. Now try next one. Everyone, please try this one. Please try this one and tell me the answer. Simply write down A, B, C, D. Write down only A, B, C, D. I will get your answer. Please tell me your answer for this question. In this case, you have to take hydrogen atom, Z equal to 1. Take hydrogen atom, Z equal to 1. And tell me the answer. Everyone, please try and let me know your answer.
Z is the atomic number. In this case, take Z equal to 1. Because Piyush, I am saying that is for hydrogen atom. Please take it as 1. Okay. So correct answer is option D. Correct answer is option D. Correct answer is option D. You can see the solution here. First, I have calculated radius for second orbit 0.529 2 square by 1. That is equal to 0.529 into 4. That is given as capital R. Then I have calculated radius for third orbit 0.529 into 9 divided by 1. I have dividing and multiplying by 4 the whole equation. I will get 0.529 into 9, 4 by 4. As you all know, 0.529 into 4 is capital R. I have just put the value to R into 9 by 4. That is equal to 2.25 R. I hope everyone understood the solution. Please let me know if any doubt. Any doubt? अनिरुद्ध 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया है ताकि मुझे R की वैल्यू मिल जाए और मैं R के टर्म में लिख सकूं. 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया है ताकि R की वैल्यू मिल जाए कैपिटल R और मैं उसके टर्म में लिख सकूं. क्योंकि ऑल द ऑप्शंस आर गिवन इन दैट टर्म ओनली. Okay, now I am showing all the pages again. You can go through all the pages and let me know your doubts. And let me tell you one thing also. You can open your ebooks, FB modules, and try to solve the questions based on atomic theories, atomic models, and the formulas which I have done so far. तो ebook open करके तुम्हें atomic theories, atomic models एंड बोस मॉडल के फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन को ट्राई करने हैं. चैप्टर इज नॉट ओवर, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग रिमेनिंग. बहुत सारी चीजें अभी हमें इस चैप्टर में सीखनी है, लेकिन तुम इतने कॉन्सेप्ट के ऊपर एटलीस्ट एफबी मॉड्यूल में से, ई बुक्स में से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो. ओके, तो ई बुक्स में से इतने क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं. प्लीज गो थ्रू द ई बुक्स. नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स. आई एम शोइंग ऑल द पेजेस अगेन. This is the first page for today's class. First page where we have discussed about postulates of Bohr's model. Bhupen, what you are asking? Okay, Bhupen, I am unmuting you. Bhupen, can you hear me? Yes, sir. Bolo. Sir, in the case 1, expressing for radius of nth orbit of hydrogen, Okay. sir, there is R is equal to, sir, by
So as we find out the value of radius, हाँ. so there is n, ma'am. There is n, no. So there is natural number, no, n. n is the not natural number, n is the number of orbit. कौन सा ऑर्बिट का रेडियस निकाल रहे हैं हम? सर मतलब जैसा हाइड्रोजन का रहेगा फिर वो उसका 1 रहेगा ना, हाइड्रोजन का ऑर्बिट. ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं. सर लेकिन अभी तो हाइड्रोजन का जब एटम देखा है उसमें तो खाली एक ही है ऑर्बिट था. किसी भी आर यू गेटिंग में, किसी भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं. तुमने हाइड्रोजन के सिर्फ एक ऑर्बिट के बारे में पढ़ा है. अगर मैं हाइड्रोजन के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, आर यू गेटिंग, उसको मैं एनर्जी sir. दूंगा तो सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में जाएगा, और मैं उसको अच्छा, इनफाइनाइट में भेज दूंगा. अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं तो H प्लस बन जाएगा. आर यू गेटिंग? यस सर. हाँ, ठीक है, अंडरस्टूड. थैंक यू. हाँ, थैंक यू सर. Yes, Anand, you can leave if no doubt. This is the first page where we have discussed about postulates. Path for n equal to 2, it is first excited state. N equal to 3, it is second excited state. N equal to 4, it is third excited state. This is the second page where we have derived the formula for radius. Where we have derived the formula for radius. Yes, sorry, I will share the PDF with you. Adi, K is 1 by 4 pi epsilon naught. Look here. Karthik, no need to memorize the derivations. Please remember the final formulas. 1 upon 4 pi epsilon naught equal to K. Adi, I hope you are getting. K is 1 upon 4 pi epsilon naught. This is the final formula for radius. R equal to 0.529 n square by z. This is the final formula for velocity, 2.18 into 10 raised to 6 z by n meter per second. Then we have derived formula for energy. From here you get the important point is total energy equal to minus of kinetic energy equal to potential energy divided by 2. Total energy equal to minus of kinetic energy equal to potential energy divided by 2. Then we got the final formula for energy, minus 2.178 into 10 raised to minus 18 z square by n square joule, or minus 13.6 z square by n square electron volt. Then हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया, 1 by lambda equal to r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, we will see in the atomic spectrum वाला concept that we will do in next class. नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्पेक्ट्रम करेंगे, वहां पे इस टॉपिक के बारे में डील करेंगे, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है. Then we have done some questions. That is the first one, second, and this is the third one. Yes, Shravan, tell me what is your doubt in third question. Shravan, tell me your doubt.
Shravan, tell me your doubt related to this question, third one. Of the ebook, I have already told you the answer. I think you have asked in the group, right? Correct answer is B. For third question, correct answer is B. Piyush, we will discuss the ebooks question in next class. Don't worry. ebook के क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे. Okay, Satakshi, I think you are talking about this question, right? This is the first one. Satakshi, this is the first one where kinetic energy change we have calculated first, then apply the formula relation, then calculate potential energy. Please have a look and let me know if any doubt. Yes, Bhupen, I will share the PDF. Your center coordinator will share with you. Satakshi, clear है? This is the second question. The important point to note in this question is n equal to 2 means first excited state. N equal to 2 means first excited state. N equal to 3 means second excited state, and so on. You can do in this way. Okay, Ronit. This is the third question. This is the third question. Yeah, Surya, you are right. Okay, Piyush. Yeah, Namanya, I have removed. This is the solution for second one. This is the solution for second question.
n equal to 1 is the ground state, Satakshi. N equal to 1 is the ground state. N equal to 1 is ground state of an atom. Piyush, please refer this page. Piyush, you can refer this page for your question. Here we have proved why kinetic energy is minus of total energy and half of potential energy. Please refer this page. You will get to know. Okay. Thank you so much everyone for joining. I hope you enjoyed the lecture. Okay everyone, bye, take care. And don't forget to solve the questions from ebooks. Please go through ebooks and solve the questions related to concepts.